So welcome back to Khan Education. So as you know, this is the series of chemistry from basic to advanced. So in today's class, I am going to tell you about some new topics. So in previous classes, you have aware from the basic terms of chemistry, that is density, mass, volume, temperature, heat, and different types of concept. So in today's class I am going to tell you about the classification of matter, and how to classify a matter. So here we can see, matter. We can classify matter into two parts, one on the basis of physical state and other on the basis of chemical state. सो मैटर को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पे और दूसरा केमिकल स्टेट के बेसिस पे। फिजिकल स्टेट उसको कहेंगे जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, यानी उस स्टेट को समझने के लिए विदाउट टू अंडरस्टैंड दोज स्टेट वी डिडंट नीड एनी केमिकल रिएक्शन, यानी इस स्टेट को समझने के लिए किसी केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। और केमिकल स्टेट में देखेंगे तो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, तब जाके उस प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे। आफ्टर डूइंग एनी केमिकल रिएक्शन देन वी अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल स्टेट को में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, और केमिकल स्टेट में नाम से पता चल रहा है केमिकल, तो उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन यानी हम लोग देखेंगे उसमें। ठीक है, तो मैटर को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, टू पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट and second on the basis of chemical state. तो फिजिकल स्टेट के बेसिस से भी हम लोग बांट सकते हैं मैटर को थ्री पार्ट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो तीन है। इससे दो और होते हैं, प्लाज्मा और बीईसी, है ना, लेकिन जनरली जो मेन होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये था बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। और अब हम लोग केमिकल स्टेट के बेसिस पे दो भाग में बांटते हैं, टू पार्ट्स में, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर का दूसरा नाम होता है मिक्सचर, और प्योर को भी हम लोग टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट and second one is compound। और एलिमेंट को भी हम लोग थ्री पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड वन इज नॉन मेटल एंड द लास्ट वन इज मेटलॉइड। तो एलिमेंट को भी हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और कंपाउंड को भी टू पार्ट्स में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक, पहले वो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा वो कहेंगे इनऑर्गेनिक। ठीक है, और मिक्सचर के भी दो पार्ट्स होते हैं, पहला है होमोजीनस और दूसरा है हेट्रोजेनस। ठीक है, तो मैटर का ये क्लासिफिकेशन हुआ, द फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड द सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल स्टेट में देखेंगे प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर को मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर आर ऑल्सो टू टाइप्स, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। प्योर को भी दो भाग में बांटा गया है, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट को भी थ्री पार्ट्स में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। तरह कंपाउंड भी दो पार्ट्स में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिजिकल स्टेट। सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टेट समझेंगे, उसके बाद देन वी आफ्टर डीलिंग विथ फिजिकल स्टेट वी फर्दर प्रोसीड टू केमिकल स्टेट। इसके बाद हम लोग समझेंगे केमिकल स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग इस तरह से थ्री स्टेट को समझेंगे। ठीक है, सॉलिड समझेंगे सबसे पहले। हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस को देखेंगे।
ठीक है। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड कहेंगे वैसे सब्सटेंस को जिसका शेप और वॉल्यूम डिफिनिट हो। डिफिनिट कहने का मतलब विच कैन नॉट बी चेंजेस, यानी जो बदले नहीं, जिसका शेप मतलब आकार, यानी कोई चीज़ दिखने में किस तरह का है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मार्कर है, तो ये मार्कर का दिखने में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल टाइप का है ना, बेलन आकार का है, तो इसका ये शेप हो गया। और दूसरा क्या बताया? साइज़, शेप और साइज़ जिसका क्या हो, चेंज ना हो, यानी जिसका शेप और साइज़ यानी वॉल्यूम क्या हो, डिफिनिट हो। कह सकते हैं सॉलिड उसको कहेंगे विच हैज़ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाई बाय अ बॉडी और सब्सटेंस, यानी कोई चीज़ कितना जगह लेता है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो सॉलिड में हम लोग जानते हैं कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को कहीं भी रख देंगे तो जितना जगह लेता है उतना ही लेगा, है ना, उसका जगह फिक्स्ड होता है लेने का, और प्लस उसका शेप भी फिक्स्ड है, जिसके वजह से उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड में क्या है? डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, याद रखना है। सॉलिड का डिफिनिट होता है शेप और वॉल्यूम, यानी जितना जगह लेगा उतना ही लेगा, और जिस तरह का दिखता है उसका आकार वो सेम होगा। अब लिक्विड में हम लोग देखेंगे लिक्विड में क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वाटर का, तो वाटर क्या है? शेप उसका चेंज हो जाता है कंटेनर के हिसाब से, यानी जिस कंटेनर में उसको रखेंगे। मान लेते हैं अगर हम लोग राउंड कंटेनर लेते हैं, गोल बर्तन, तो गोल बर्तन अगर लेंगे इस तरह का एक कटोरा लेते हैं, तो उसमें अगर पानी रहेगा तो इस शेप का हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर एक गिलास लेंगे तो गिलास में क्या होगा? इसका शेप हो जाएगा। यानी वो डिपेंड करेगा उसका शेप किस पे, किस वैसल में, किस बर्तन में उसको रख रहे हैं, है ना, पानी को, उस पर डिपेंड करेगा। यानी वाटर का जो मतलब एक लिक्विड है उसका शेप किस पे डिपेंड कर रहा है? कंटेनर पे, यानी उस बर्तन पे, उस वैसल में रखने में, यानी जिस बर्तन में उसको रखा जा रहा है उस कंटेनर का शेप वो ऑक्युपाई करता है, यानी उसका शेप ले लेता है। ठीक है, तो लिक्विड का शेप क्या हो गया? कंटेनर के हिसाब से चेंज हो रहा है, इसका मतलब शेप चेंज हो रहा है, यानी शेप डिफिनिट नहीं है। लेकिन वॉल्यूम, अगर मान लेते इस गिलास में, इस बॉल में, इस कटोरे में जितना पानी है और उसी को अगर गिलास में डालते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसका जो पानी है इसमें जितना ले रहा था गिलास में जाने के बाद ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना वॉल्यूम, जितना स्पेस इसमें ले रहा है उतना ही इसमें भी लेगा। इसका मतलब वाटर का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, लेकिन शेप चेंज होता है। तो यानी लिक्विड का क्या होगा? डिफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडिफिनिट शेप, यानी शेप क्या होता है? इनडिफिनिट, है ना। तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है, बट शेप क्या है? नॉट फिक्स्ड। और गैस में क्या होता है? गैस का दोनों ही इनडिफिनिट होता है। गैस जैसे कि हवा हम लोग देखते हैं बलून में, तो बलून में क्या होता है? अगर हवा भरते हैं तो जैसे जैसे हवा भरता है उसका क्या होता है? शेप बढ़ता जाता है ना। और दूसरा जैसे कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर, तो सिलेंडर में हवा जो होता है, यानी LPG जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो गैस होता है उसको बहुत कंप्रेस्ड करके लिक्विड फॉर्म में उसको रखा जाता है। तो जो कंप्रेस्ड हो जाता है उसका क्या? कंप्रेस्ड होने का मतलब क्या? वॉल्यूम बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वॉल्यूम गैस का चेंज होता है। अब एक छोटे से मतलब एक छोटे से अगर हम सिलेंडर में गैस को रखते हैं, उसी गैस को अगर हम बड़े से रूम रखते हैं, तो वही गैस जो सिलेंडर में था और वही गैस जब फैल के रूम में जाएगा, तो दोनों का जो वॉल्यूम मतलब वो जो गैस है उस छोटे से सिलेंडर में भी था वही गैस, और जब उस गैस को उस रूम में जब हम लोग छोड़ेंगे तो पूरा फैल के एक्सपेंड होकर उस रूम का वॉल्यूम ले लेगा। तो गैस में क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है, यानी वो अपने जिस बर्तन में, जिस वैसल में, जिस कंटेनर में उसको रखा जाता है वो उसका वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। यानी वो डिपेंड करता है किस कंटेनर में उसको रखा गया। तो कहा जाता है गैस जो तक पूरे कंटेनर को फिल कर देता है जिसमें उसको रखा गया। तो गैस का वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है, अब वॉल्यूम फिक्स नहीं है तो जगह तो कंटेनर के हिसाब से लेगा। तो अलग अलग शेप के कंटेनर में उसको रखेंगे तो उसका शेप भी चेंज होगा। तो इसका मतलब गैस का जो वॉल्यूम प्लस शेप दोनों क्या होता है? इनडिफिनिट होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता ना ही शेप उसका। तो लिख सकते हैं इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी उसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है? इनडिफिनिट होता है, फिक्स नहीं होता है। किसका? गैस का, याद रखना है। दूसरा हम लोग देखेंगे गैस के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस का दूसरा प्रॉपर्टी। इस सॉलिड में क्या होता है? जो पार्टिकल होते हैं उसका अरेंजमेंट जो होता है एक ऑर्डर में होता है, प्लस उसके पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो जो पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है पार्टिकल का वो बहुत कम होता है सॉलिड में। इस तरह से अरेंजमेंट होता है सॉलिड का।
तो सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का वो कुछ इस तरह से बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, आपस में जुड़ा रहता है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, 3D में। उस स्ट्रक्चर को कहते हैं लैटिस। क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। यानी सॉलिड जो अरेंजमेंट होता है आपस में एक डिफिनिट मतलब ऑर्डर में होता है अरेंजमेंट, और जिसकी वजह से वो एक मतलब 3D में अरेंजमेंट होने की वजह से इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं लैटिस, ठीक है, इसको याद रखना है। तो सॉलिड का डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, प्लस उसका जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है, ये जो दो पार्टिकल को अगर लिया जाए जिससे पूरा सॉलिड बना है, तो जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल के हैं उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत ना के बराबर है ना, बहुत क्लोज होता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है ना सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो लिख सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जिस मॉलिक्यूल से सॉलिड बना है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है क्या हो? ना के बराबर, बहुत क्लोज होता है। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है सॉलिड में? बहुत लेस होता है। इस तरह से अरेंजमेंट यहाँ पे दिख सकता है आपको। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? वेरी लेस, लीस्ट होता है। और जब लिक्विड का देखेंगे तो ये थोड़े फार अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो ये थोड़ा डिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं, मान लेते हैं डी है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? सॉलिड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तो इसमें क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ग्रेटर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। सबसे ज़्यादा गैस में होता है डिस्टेंस। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा इसमें होगा इज ग्रेटर देन सॉलिड। यानी सॉलिड से क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है बट लेस देन गैस, गैस से कम होता है, ठीक है। उसी तरह गैस में जब देखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा, यानी सबसे ज़्यादा सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा, तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है क्या होता है? इज़ हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा किसमें होता है? गैस में होता है। अब अगला प्रॉपर्टी देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस का। सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होता है? डिस्टेंस दो पार्टिकल के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अभी देखा इसका अरेंजमेंट। तो डिस्टेंस कम होने का वजह क्या है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ही हाई फोर्स होता है। यानी अगर मान लिया जाए बहुत नज़दीक है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे पे जो फोर्स लगाता है, मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल जो बी पे फोर्स लगा रहा है मान लेते हैं वो एफ ए है, ठीक है, और बी जो ए पे लगा रहा है वो एफ बी है। तो एक दूसरे में क्या है? अट्रैक्शन है काफ़ी, एक दूसरे को हाईली अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे को नज़दीक रखा हुआ है। यानी जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। वो क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में जुड़ा रहता है। लेकिन यही लिक्विड में देखेंगे तो लिक्विड में थोड़ा दूर है, ये फोर्स थोड़ा वीक होता है। इसी तरह सेम इसी तरह समझ सकते हैं जैसे सॉलिड में समझा। तो ये फोर्स जो होता है एफ, यानी ए बी पे लगा रहा है मान लेते एफ ए, और बी जो ए पे लगा रहा है एफ बी है, ठीक है। तो एक दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर रहता है। और गैस में काफ़ी दूर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही वीक फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो जिसकी वजह से गैस क्या है? रैंडमली कहीं भी मूव कर लेता है। तो सॉलिड में जो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सॉलिड में क्या होता है? हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और लिक्विड में क्या होता है? लेसर देन सॉलिड से कम होता है बट ग्रेटर देन गैस से ज़्यादा होता है, ठीक है, इसको याद रखना है। जबकि गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो लीस्ट होता है, लीस्ट LEAST लीस्ट अमंग ऑल, यानी जितने भी है सब में सबसे कम किस में होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस में होता है, इसको याद रखना है।
अब अगला बात करेंगे हम लोग डेंसिटी का। सॉलिड तो इंटरमोलर फोर्स सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। अब हम लोग देखेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। तो सॉलिड में क्या है? पार्टिकल बहुत ही नज़दीक है, जिसकी वजह से कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास ऑक्युपाई करेगा, है ना। जो कि अरेंजमेंट हम लोग देखा था, बहुत ही नज़दीक है, तो छोटे से वॉल्यूम में मास ज़्यादा होगा। जबकि लिक्विड में काफ़ी दूर दूर है, तो मास तो वही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ जा रहा है ना, ज़्यादा स्पेस हो रहा है। और गैस में तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से वही 3 पार्टिकल है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्युपाई कर रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? डेंसिटी घटेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेंसिटी सॉलिड का क्या होता है? हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा सॉलिड का डेंसिटी होता है। लिक्विड का क्या होता है? मॉडरेट होता है, यानी सॉलिड से कम लेकिन गैस से ज़्यादा, यानी मॉडरेट। गैस का क्या होता है? सबसे कम होता है, लीस्ट डेंसिटी में, है ना। तो इस तरह से डेंसिटी हम लोगों ने समझा। अगला कंसेप्ट होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हम लोग जानते हैं, द एनर्जी विच इज़ पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हम लोग समझेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी KINETIC, काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में KE लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है, एनर्जी विच इज़ पजेस्ड और शोन, यानी बॉडी रखता है, बॉडी के पास आता है। कब? बाय बॉडी, कब आता है? ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, यानी जब बॉडी मूव करता है, तो मूव करने के वजह से जब बॉडी के अंदर जो एनर्जी आता है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जांपल के लिए क्रिकेट में जैसे एक बॉलर है, बॉलर जब बॉल फेंकता है तो उसके अंदर उस बॉल में जो मूव कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी होता है। वो कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। जब वो स्ट्राइक करेगा विकेट में तो विकेट को क्या करेगा? मूव कर देगा, वर्क डन करेगा। और हम लोग एनर्जी को जानते हैं, वो क्या एनर्जी क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ नॉट मैटर बट हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी एनर्जी क्या? कोई भी चीज़ जो मैटर नहीं है लेकिन उसके अंदर काम करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। और काइनेटिक एनर्जी एक तरह का एनर्जी का टाइप्स है, इट इज़ ए टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जब बॉडी मूव करता है तो उसके अंदर मोशन की वजह से एनर्जी आता है। तो काइनेटिक एनर्जी जब मोशन की वजह से आता है, तो हम लोग जानते हैं सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल क्या है? बहुत ही कम मूव करता है ना, क्योंकि बहुत नज़दीक होता है, बहुत हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मोशन की वजह से आता है। तो मोशन तो सॉलिड में कम होता है, इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इज़ लीस्ट, सबसे कम किसमें होगा? सॉलिड में। और गैस में, लिक्विड में देखेंगे तो लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ क्या होगा? ग्रेटर देन सॉलिड। सॉलिड से ज़्यादा होगा लेकिन गैस से कम। गैस में तो हम लोग जानते हैं पार्टिकल रैंडमली मूव करता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इज़ हाई, हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी समझा। अब हम लोग समझेंगे कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है ऑन अप्लाइंग हाई फोर्स और हाई प्रेशर टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, यानी बॉडी का शेप और साइज चेंज करने के लिए जो हाई फोर्स बाहर से लगाया जाता है। कंप्रेस मतलब होता है दबाना। जैसे ये है एक मार्कर है, इसको हम लोग अगर दबाते हैं कुछ चेंज नहीं होगा, कंप्रेस कर रहे हैं लेकिन इसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा। तो यही एक तरह का सॉलिड हम लोग जानते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी जो होता है सॉलिड का बहुत कम होता है, लीस्ट कंप्रेसिबल होता है, यानी उसको बहुत ही अगर हाई फोर्स लगाएंगे बाहर से तो उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। इसीलिए कह सकते हैं सॉलिड का जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो क्या होता है? लेस कंप्रेसिबल होता है, यानी सबसे कम उसको कंप्रेस किया जा सकता है, लेस कंप्रेसिबल। और लिक्विड को भी बहुत कम किया जा सकता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू सॉलिड, अगर सॉलिड से कंपेयर किया जाए तो मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, ये सॉलिड से ज़्यादा कंप्रेसिबल है। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? तीनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तीनों में होता है, तीनों में सबसे ज़्यादा किसका होता है? गैस का। गैस को हम लोग जानते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको क्या करता है? कंप्रेस करके रखा जाता है ना, दबा कर। तो ये कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी के वजह से वो कंप्रेस हो पाता है, यानी उसको जब बाहर से फोर्स लगाते हैं तो दब के सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी में सबसे ज़्यादा किसका होगा? गैस का होगा।
और कंप्रेसिबिलिटी का कारण ये भी है कि जो सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल होता है वो हाई फोर्स से एक दूसरे से जुड़ा रहता है और जो उनके बीच में जो स्पेस है बहुत कम होता है। जब स्पेस ही नहीं रहेगा तो जब बाहर से फोर्स लगाएंगे तो आपस में क्या अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि वॉल्यूम अंदर में कुछ जगह खाली नहीं है। इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल इसको हम दबाएंगे तो कोई जगह है नहीं यहाँ पे, इसकी वजह से कंप्रेस होगा। लेकिन लिक्विड में देखेंगे तो थोड़ा स्पेस है, जिसकी वजह से अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो थोड़ा नज़दीक आ सकता है। इन गैस में तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, जिसकी वजह से अगर गैस को हम लोग कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? कंप्रेस आसानी से होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस हम लोग देख सकते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो गैस सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, और एक वर्ड आता है डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का आपस में मिक्स होना, इंटरमिक्सिंग। ठीक है, डिफ्यूज़न क्या है? DIFFUSION। डिफ्यूज़न मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, यानी आपस में मिलना, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का आपस में मिलना। जैसे एग्जांपल, शुगर और वाटर को जब हम लोग डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो अगर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो आपस में मिलकर वो गायब हो जाएगा वाटर में। अगर हम उसको स्टीर करेंगे तो ज़्यादा जल्दी होगा, लेकिन अगर उसको बिना स्टीर के भी करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं डिफ्यूज़न, यानी दो सब्सटेंस का आपस में मिलना, इंटरमिक्स होना, उसको कहते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न अगर सॉलिड लिक्विड गैस में कंपेयर किया जाए तो सबसे कम जो डिफ्यूज़न होता है सॉलिड में होता है, लेस डिफ्यूज़न, लीस्ट कह सकते हैं, सबसे कम, है ना। और लिक्विड में क्या होता है? मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न। ठीक है, और गैस में तो सबसे ज़्यादा हाईली डिफ्यूज़ होता है। गैस क्या है? हाईली डिफ्यूज़। सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न किस में होता है? गैस में, और सबसे कम सॉलिड में। तो हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी समझेंगे सॉलिड लिक्विड गैस में। एक प्रॉपर्टी होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? रिजिड मतलब होता है ठोस, उससे बना है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी क्या है? वो प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस का जिसकी वजह से ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, यानी जब बाहर से फोर्स लगाया जाता है तो उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। जैसे कंप्रेसिबिलिटी का अपोजिट है। कंप्रेसिबिलिटी में क्या था कि शेप और साइज चेंज होगा। रिजिडिटी में क्या है कि अपने शेप और साइज में जो चेंज होगा उसका अपोज करेगा। ठीक है, उसको कहेंगे रिजिडिटी। तो रिजिडिटी समझेंगे क्या है? द प्रॉपर्टी in which substance opposes its change in shape and size on applying external force। ये बाहर से कोई फोर्स लगाने पे अगर किसी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी में जो चेंज हो रहा है, अगर वो उसका अपोज कर रहा है, तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से अपोज कर रहा है उसको कहते हैं रिजिडिटी, और जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाया जाता है उसको कहते हैं रिजिड। तो रिजिड का एग्जांपल हो गया सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है, इसको याद रखना। ठोस। एक वर्ड आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी क्या है इसको समझेंगे। इसमें क्या होता है? एनीथिंग विच कैन फ्लो, यानी कोई भी चीज़ जो बह सके उसको कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड कहते हैं एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो, यानी कोई भी चीज़ जो बह सके। जैसे गैस लिक्विड है वाटर, उसको एक जगह रखेंगे तो बहने लगेगा, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लूइड। कोई भी चीज़ जो बहता है उसको कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड के एग्जांपल है गैस और लिक्विड। ठीक है, तो ये था रिजिडिटी और फ्लूइड के बारे में, कि कोई भी चीज़ जो बहता है, फ्लो करता है, उसको कहते हैं फ्लूइड। इसका एग्जांपल है गैस और लिक्विड। रिजिडिटी में वैसे सब्सटेंस बाहर से जब फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप और साइज में जो चेंज होगा उसका अपोज करेगा, उसका एग्जांपल है सॉलिड।
तो इस तरह से सॉलिड लिक्विड गैस में जो क्लासिफिकेशन थे हम लोगों ने समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे के क्लास फर्दर। ठीक है, तो फिर बने रहिए हमारे साथ।